जो लोग तिलक तराजू और तलवार की बात करते थे, समाज में विघटन पैदा करने का काम करते थे, ऊंची जातियों को गालियां देते थे भेदभाव के कारण, मायावती का मैं नाम लेने में भी कोई संकोच नहीं करूंगा। जब मायावती बहन जी आ गई तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी के बाद वो मायावती जी मुख्यमंत्री बनकर आई। उन्होंने हमारा आरक्षण, दलितों का नेता कहती है अपने आप को, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट एक न्याय संगत फैसला हमारे पक्ष में देता है, अति दलित, अति शोषित, अति वंचित जातियों के पक्ष में, तो खुलेआम विरोध करते हैं, सारी सीमाएं पार कर जाती है। कहती है अगर कोई व्यक्ति आरक्षण में उपवर्गीकरण की वकालत करेगा तो मेरी पार्टी में ना रहे वो। इनको हम दलितों का नेता मानेंगे क्या? आप बताइए, सब लोग क्या दलितों का नेता मानेंगे? का जो सांसद नया भीम आर्मी का प्रमुख गाजियाबाद में वाल्मीकि नौजवानों को पिटवाने का काम करता है, वो भूल जाता है कि मुझको सांसद बनाने में वाल्मीकि समाज ने भी 11 लाख रुपए दिए थे। वो भूल जाता है मुझको वोट भी दिया था वाल्मीकि समाज ने, अति दलित जातियों ने भी। वो अपनी जाति का खुलेआम पक्ष का, अति दलित भी। अगर मायावती चंद्रशेखर विरोध कर सकते हैं तो हम भी इनका खुलेआम विरोध। सीवर में मरेंगे हजारों लोग प्रतिवर्ष, सिर पर मैला ढोने का काम करेंगे, लेकिन उनको आरक्षण का हक प्राप्त नहीं होगा। आज़ादी के आज तक भी कोई वाल्मीकि व्यक्ति, आज तक नेता हमारा केंद्र में मंत्री नहीं बना है, चाहे जिस दल की भी सरकारें रही हो। यहाँ राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, चाहे अन्य लोग, जैसा भाई इकबाल जी ने कहा था, हम किसी भी दल से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति हमें जागरूक होने की आवश्यकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। ये नारा मैं इसलिए जोर से लगवाना चाहता था कि जो लोग आरक्षण का अभी तक लाभ लेते रहे हैं वो अम्बेडकर जी को अपनी बपोती मान बैठे हैं। अति दलित, वंचित, शोषित समाज को उनसे दूर करने का काम करते हैं और वो सोचते हैं कि सिर्फ हम ही हैं अम्बेडकर जी के वंशज, जबकि असली वंशज यहाँ बैठे हैं अति दलित समाज, अति शोषित समाज। वो तो हमसे उच्च जातियों के समान व्यवहार कर रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, परम आदरणीय डॉक्टर ओपी शुक्ला साहब, जिन्होंने इस पृथक आरक्षण की लड़ाई को वर्षों तक लड़ा है, उनकी टीम के लोग, आदरणीय प्रोफेसर कयात जी बहुत पुराने मेरे मित्र हैं, मेरे पिता समान आदरणीय घेरा जी, आदरणीय कार्यक्रम में आ चुके हैं। जी, देहरादून आए थे, देहरादून मैंने इनवाइट किया था, प्रोफेसर साहब आए थे, और आदरणीय हमारे गोपाल पछेरवाल जी, जो मेरी पार्टी में भी वरिष्ठ हैं, सांसद भी रहे हैं कोटा से। जब मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था बीजेपी में, तो आप जो है राष्ट्रीय महामंत्री थे 80 मोर्चे में। और सम्मानित सदन, पूरे देश का जो आज ये समागम हुआ है, इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार आप जोरदार तालियों से डॉक्टर ओपी शुक्ला साहब का और उनका पूरी टीम का अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम से एक चीज़ मुझे अवश्य आश्चर्यचकित कर रही है कि कानून में तो लड़ाई आपने लड़ी, अब इनको जोड़ने का काम भी आप कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए भी आप ही अगुवाई कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोगों को भी तो करना चाहिए कुछ। आपने कानून की लड़ाई इतने लंबे समय तक लड़ी है, कोई आसान बात नहीं थी। 1970 में पंजाब में लागू हुआ वाल्मीकि और मजहबी सिख के लिए आरक्षण। 1994 में भजनलाल सरकार ने हरियाणा में किया, बराबर का राज्य था। उन्होंने देखा भाई अति दलित जातियाँ भी आगे बढ़ रही हैं आरक्षण का लाभ लेकर, तो हरियाणा में भी उन्होंने उस मुहिम को चलाया। हरियाणा के साथी आज आए हुए भी, मैं उनको भी बधाई दूंगा कि दूसरे नंबर पर हरियाणा ने वो आरक्षण की लड़ाई जीती। इसके बाद 90 से 2001 तक हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में, हमारा उत्तराखंड नहीं बना था तब तक, हम उत्तर प्रदेश में ही थे, माननीय रामचंद्र जी की अगुवाई में राज्य मंत्री हुआ करते थे मेरठ से, और मैं महामंत्री था उनके साथ। हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। 2001 में 8 जुलाई 2001 को दिल्ली के ही शाह ऑडिटोरियम में एज ए चीफ मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी ने हमारी उस रैली में 3 घोषणाएं की कि अति दलित, अति पिछड़ों को हम आरक्षण अलग देंगे, और दिया भी उन्होंने।
सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की, सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त, तो ये 3 घोषणाएं की माननीय राजनाथ सिंह जी ने। इसके बाद 2004 में आंध्रा में ये व्यवस्था लागू हुई, लेकिन वहाँ कुछ लोग कोर्ट चले गए और 2004 में निर्णय आया कि ये संविधान के विरुद्ध है, समानता के अधिकार के विरुद्ध है। लेकिन उसके बाद हमारे साथियों ने, आदरणीय शुक्ला साहब ने, अन्य साथियों ने जिन्होंने रिट दायर की, पंजाब के साथी भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने रिट याचिकाएँ दायर करके हम लोगों को अधिकार दिलाने का जो हमको नहीं मिल रहे थे। जो लोग तिलक तराजू और तलवार की बात करते थे, समाज में विघटन पैदा करने का काम करते थे, ऊंची जातियों को गालियां देते थे भेदभाव के कारण, मायावती का मैं नाम लेने में भी कोई संकोच नहीं करूंगा। जब मायावती बहन जी आ गई तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी के बाद वो मायावती जी मुख्यमंत्री बनकर आई, उन्होंने हमारा आरक्षण समाप्त कर दिया, कोई कोर्ट में पैरवाई नहीं की। हुकुम सिंह कमेटी माननीय राजनाथ सिंह जी ने सामाजिक न्याय कमेटी का गठन किया था, जिन्होंने पूरे प्रदेश में अध्ययन किया। ये स्थिति अध्ययन जब हरियाणा में हुआ था, प्रोफेसर साहब को याद होगा, 141 क्लास 1 अधिकारियों में से 147 में से 121 एक ही बिरादरी के थे, एक ही बिरादरी के लोग थे इतने। 20 में 36 जातियां थी 20 पदों पर। तो ये स्थिति थी। जब समीक्षा हो रही है, भाई आपको क्यों परेशानी हो रही है? मायावती दलितों का नेता कहती है अपने आप को, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट एक न्याय संगत फैसला हमारे पक्ष में देता है, अति दलित, अति शोषित, अति वंचित जातियों के पक्ष में, तो खुलेआम विरोध करते हैं, सारी सीमाएं पार कर जाती है। कहती है अगर कोई व्यक्ति आरक्षण में उपवर्गीकरण की वकालत करेगा तो मेरी पार्टी में ना रहे वो। इनको हम दलितों का नेता मानेंगे क्या? आप बताइए, सब लोग क्या दलितों का नेता माने इनको? नहीं। जो हमारे हक अधिकारों की खिलाफत कर रहे हों। नगीने का जो सांसद नया भीम आर्मी का प्रमुख गाजियाबाद में वाल्मीकि नौजवानों को पिटवाने का काम करता है, वो भूल जाता है कि मुझको सांसद बनाने में वाल्मीकि समाज ने भी 11 लाख रुपए दिए थे। वो भूल जाता है मुझको वोट भी दिया था वाल्मीकि समाज ने, अति दलित जातियों ने भी। वो अपनी जाति का खुलेआम पक्ष करता। बेहतर होता अगर ये दोनों नेता अगर वास्तव में दलितों के सच्चे हितैषी थे, तो इन लोगों को अकल ये होनी चाहिए थी कि जब हम लोगों को अधिकार बहुत अधिक मिल चुके हैं तो थोड़ा बहुत अधिकार तो अति दलितों को भी मिलने दो भाई। आज बिहार में बात हो रही है महादलित की, आयोग भी बना हुआ, अति दलित आयोग बना हुआ, महादलित आयोग बना, बब्बन रावत जी भी उसमें सदस्य रहे, मेरे मित्र हैं। तो ये समय समय पर आवश्यकताएं क्यों हो रही हैं? आरक्षण की समीक्षा की जब बात होती है तो इनके पेट में दर्द होता है, सबको लेके सड़क पर उतर जाते हैं। समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर एक माँ बाप के 4 बेटे हैं, चारों में से एक ही सब कुछ प्राप्त कर रहा, सारी संपत्ति हड़प लेता है, तो क्या घर में विद्रोह नहीं होता? घर में भी होता है। तो ये सामाजिक व्यवस्था है। अगर एक जाति विशेष ही आरक्षण का सारा लाभ लेगी तो अन्य जातियाँ चुप नहीं बैठने वाली। अब समाज जागरूक हो चुका है, अति दलित भी। अगर मायावती चंद्रशेखर विरोध कर सकते हैं तो हम भी इनका खुलेआम विरोध कर सकते हैं। साथियों, इस मादे को लेकर आपको आगे बढ़ना होगा। जब वो लोग हमारी लिहाज नहीं कर रहे, हम तो पीछे रह गए भाई सबसे। सामाजिक क्षेत्र देखो, राजनीतिक क्षेत्र देखो, शिक्षा का क्षेत्र देखो, राजनीतिक क्षेत्र देखो, सब कुछ इन्हीं को मिलेगा क्या? जो ये अति दलित जातियाँ हैं, मेरे समाज के लोग सीवर में मरेंगे, हजारों लोग प्रतिवर्ष सिर पर मैला ढोने का काम करेंगे, लेकिन उनको आरक्षण का हक प्राप्त नहीं होगा। आज़ादी के आज तक भी कोई वाल्मीकि व्यक्ति, आज तक नेता हमारा केंद्र में मंत्री नहीं बना है, चाहे जिस दल की भी सरकारें रही हों। यहाँ राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, चाहे अन्य लोग, जैसा भाई इकबाल जी ने कहा था, हम किसी भी दल से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा में चुनाव में जो वायदा करके आए थे सैनी जी, बिना मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी के वो लागू नहीं कर सकते थे। इकबाल भाई अभी कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारी सहमति है
अब उसको आगे बढ़ाना तो योजनाबद्ध तरीके से हमें बढ़ाना होगा। जैसे इकबाल भाई ने अपने वक्तव्य दिया, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हमारे शुक्ला जी किसी राजनीतिक दल में नहीं हैं। इनकी अगुवाई में ये बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ चुके हैं वो, और अब आपको अधिकार दिलाने के लिए एकजुट करने का भी काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को बिना निजी स्वार्थ के कि मेरा नाम हो, इस बात में ना पड़कर हमें शुक्ला जी और उनकी टीम के साथ, अगर हमें पिछली लाइन में भी लगने का मौका मिलता है तो हमें पिछली लाइन में भी लगना है, लेकिन आने वाली अपनी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ दिलाना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए आज की मीटिंग का, कि हमको अगर अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना है, आरक्षण को लेना है, तो हमको भीख के रूप में नहीं लेना। जो बाबा साहब ने कहा था, हमें अधिकार के रूप में लेना है, क्योंकि ये हमारा हक है जिससे हमको अभी तक वंचित रखा गया है। हमको झाड़ू लगवाई गई, हमको सीवर में सीधे हत्या। सुप्रीम कोर्ट सीवर में डेथ के लिए भी क्लियर कट आदेश देता, लेकिन अधिकारी इस देश के ब्यूरोक्रेसी लगातार 0 रिपोर्ट दे रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है, अगर ये सारा काम मशीनें कर रही हैं, सीवर की सफाई का या नालों की सफाई का या सेप्टिक टैंक की सफाई का, तो सफाई कर्मचारी कैसे मर रहा भैया? किसी के पास जवाब नहीं है। फर्जी रिपोर्ट अधिकारी बना कर दे रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है, अभी भी हाल ही में निर्णय दिया है। मुआवजा राशि को भी सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोनों निर्णयों के लिए, आरक्षण में वर्गीकरण के निर्णय के लिए भी, और सिर पर मैला ढोने वाले सफाई कर्मचारियों को जो हत्याएं कराई जा रही। मैं तो सीधे आरोप लगाऊंगा अधिकारियों पे। जब मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 ये कहता है कि मशीनों से जो है सफाई करानी चाहिए, तो ये लोग क्यों करा रहे हैं? हमारे लोग मर रहे हैं, अनेकों लोग मरते हैं हमारे रोज़। चाहे दिल्ली राजधानी में 10-10 लोग एक साथ मरे, लौनी में, गाजियाबाद में, लखनऊ में, बंगलोर में, तमाम देश के हर कोने में हमारे लोग मर रहे हैं सीवर में काम करते हुए। फिर हमको आरक्षण में भागीदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मलमूत्र उठाने का काम हम कर रहे सदियों से। हम लोगों को आरक्षण में भागीदारी मिलनी चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले में शीघ्र निर्णय लें, और हमारे को प्रथक आरक्षण जो हमारे अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया है 1 अगस्त 2024 को, उसको पूरे देश में लागू किया जाए। लेकिन इसको लागू कराने के लिए आवश्यकता होगी, अभी बिहार की बात हो रही थी कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। बिना उतरे कोई हमको हमारा आरक्षण नहीं देने वाला। मेरे भी बड़े लोगों से बात हुई है, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, विचार गोष्ठियाँ करनी होंगी, हमको नुक्कड़ सभाएँ करनी होंगी, हमको छोटी सभाएँ करके, और केवल दिल्ली में ही बैठ के नहीं करनी, पूरे देश के हर गांव में। मैंने भाई साहब का वो पढ़ा था जो पंपलेट है, बिल्कुल सही लिखा उन्होंने। ये लड़ाई केवल दिल्ली में ही नहीं लड़नी है, हर गांव में लड़नी है, हर शहर में लड़नी है, हर कस्बे में लड़नी है, तब जाकर हमको सफलता मिलेगी। जब लड़ेंगे तभी हमको अधिकार हमारे मिलेंगे। बाबा साहब ने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, तब हमको आरक्षण का प्रावधान किया था। तो बाबा साहब ने जब इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, तो हम क्या थोड़ी सी लड़ाई भी अब नहीं लड़ सकते? जब सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय देता है, दोबारा भी वो लोग कोर्ट में जाते हैं जो दूसरा पक्ष है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी पुनर्याचिकाओं को खारिज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उनकी कि अब कोई विचार नहीं होगा। अंतिम निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का हमारे अति दलित, अति वंचित, अति शोषित समाज के हित में। तो मैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का आभार प्रकट करना चाहूँगा, अपने ओपी शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम का, और जितने भी याचिका करता हैं। लेकिन इसके लिए आदरणीय हमारा शुक्ला जी से भी निवेदन होगा कि कोर कमेटी बनाओ, इंटेलेक्चुअल लोगों को उसमें रखो, और योजनाबद्ध तरीके से, जैसा अटवाल जी ने कहा है, मैं पुनः उनकी बात का समर्थन करता हूं, हमें योजनाबद्ध तरीके से हर राज्य के लिए अलग स्ट्रेटेजी, प्रत्येक राज्य के लिए अलग स्ट्रेटेजी हमको बनानी होगी, क्योंकि देश में विभिन्न दलों की सरकारें होती हैं। अनेकों राज्यों में, कहीं अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की है। और साथ ही मेरा एक सुझाव और है, जितने हमारे राजनीतिक लोग हैं, सांसद लोग हैं, राज्यों में विधायक हैं अति दलित जातियों के, हमें उनको भी जोड़ने की आवश्यकता है,
ताकि वो विधानसभा में उठाएं ये विषय, ताकि वो पार्लियामेंट में उठाएं इस विषय को। जैसे 50 लोग प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, क्योंकि क्रीमी लेयर हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर नहीं है। संविधान निर्माताओं ने जो हमको आरक्षण दिया है वो जातीय जो भेदभाव था उसके विरुद्ध दिया है। तो जातीय भेदभाव के कारण हमको क्रीमी लेयर की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज हो या खटीक समाज हो, धोबी समाज हो, अन्य जातियाँ हो, उनमें भी अमीर लोग हैं। क्या वो अमीर हो गए तो उनसे जातिवाद बंद हो गया? नहीं हुआ बंद। आज भी हम कुछ भी बन जाते हैं, लेकिन जाति हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। भारत की संस्कृति में जातिवाद हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। हम कितने ही उच्च पद पर पहुंच जाए, कितने बड़े नेता बन जाए, लेकिन हमको जातीय पैमाने से ही मापा जाता है। तो मेरा निवेदन है, इसमें सांसद विधायकों को भी हम लोगों का डेलीगेशन, एक कोर कमेटी आप आदरणीय, मेरा सुझाव है एक कि कोर कमेटी आप बनाओ और डेलीगेशन ऐसे लोगों से भी मिले ताकि विधानसभा में हमारे विषय उठें जहां कानून बनते हैं। जब तक राजनीतिक दबाव भी नहीं बनेंगे तब तक कोई मांग पूरी नहीं होती। चुनाव था हरियाणा में, मुद्दा गर्म था। मैं कयास साहब को और जितने भी हरियाणा के साथी हैं उनको बधाई देना चाहूँगा, सही समय पर उन्होंने चोट की थी। अब बिहार में आ रहा, अगर बिहार की बहन हमारी दहाड़ रही थी, अभी मैं देख रहा था, और अपनी पीड़ा को भी अभिव्यक्त कर रही थी। अगर इस तरह से आप लोग लड़ाई को लड़ोगे तो निश्चित तौर पर निष्कर्ष निकलेंगे और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी तक वंचित रहे हम लोग, हमारे लोगों को भी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हमको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। मैं बहुत अधिक न कहते हुए आपने मुझे मौका दिया। आदरणीय शुक्ला साहब मेरे बहुत पुराने मित्र कहूँ, गार्जियन कहूँ, गार्जियन ही कहूँगा, मेरे पिता के समान है। तो मैं समझता हूँ कि आपका मार्गदर्शन बहुत लंबे समय तक हम लोग साथ काम करते रहे हैं। इस बार हाँ, बहुत लंबे समय बाद आपने मुझे बुलाया है। ये बहुत बड़ा गैप था। आपने पीस फाउंडेशन में कार्यक्रम किया था, उसके बाद या तो आपने सोचा होगा मकवाना जी अब राजनीतिक क्षेत्र में चले गए, लेकिन मैं पहले सामाजिक हूँ, बाद में राजनीतिक हूँ। ये मेरा अपना विजन है। मैं नौकरी छोड़कर समाज की सेवा के लिए आया था। नहीं, मैं भी अच्छे पोस्ट पे था बिजली विभाग में। आपने बोला कि ये मायावती और चंद्रशेखर हमारा ये है, बीजेपी में भी जो हमारे दलित लीडर रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, बिल्कुल उसका भी विरोध करते हैं, खुलेआम विरोध करते हैं। मैंने बयान भी दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बिहार में उसका भी विरोध करते हैं। शोषण की जो बात करेगा, हमारे उत्पीड़न की बात करेगा, उस प्रत्येक व्यक्ति का हम विरोध करेंगे। बहन जी, आपका कहने से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मैंने बिल्कुल सही के लिए महाराष्ट्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने जब